नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कृषि कानून वापस होंगे, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि अब किसान अड़े हैं कि एमएसपी कानून चाहिए। एमएसपी कानून जब तक नहीं मिलेगा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि एमएसपी कानून देने से देश में क्राइसिस हो सकता है, और वो कौन है? अनिल घनवट। नाम सुना होगा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, उसी के सदस्य हैं, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। उनसे पहले हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर एमएसपी कानून बनाने में दिक्कत क्या है। घनवट साहब, आंदोलन अभी भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, लेकिन अब तो किसान अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी कानून नहीं तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। नहीं, आंदोलन चल रहा है जब तक पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होके अधिकृत तरीके से उनको खारिज नहीं किया जाता, तब तक ठीक है, वह हमें विश्वास नहीं है करके हम बैठे हैं। लेकिन फिर नई नई मांगे लेके अगर आ रहे हैं तो गलत है। और एमएसपी की मांग मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। एमएसपी का जो सिस्टम आज देश में है वो भी काफ़ी गलत है, क्योंकि हमारे देश में ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है। जितना भी फसल, गेहूँ और चावल का किसान हो गएगा, ये पूरा का पूरा सरकार खरीदेगी। तो इसकी वजह से परिस्थिति ये निर्माण हो गई है कि हमारे बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट है 41 लाख टन, और हम खरीद चुके हैं 110 लाख टन। उसके रखने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, गोदाम नहीं है। तारपोलिन के नीचे ढक के उसको रखा है, बारिश में भीग रहा है, चूहे खा रहे हैं। 1,60,000 करोड़ रुपया अटका पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसका क्या करने का, उस स्टॉक का हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम इससे ज़्यादा कम है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लोगों को 2-3 रुपए में खिला रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, वो 2-3 रुपए में जो अनाज मिलता है वो एक लोकल वेंडर आता है, उनसे 10-12 रुपये में ख़रीद करता है, और वो फिर बड़े दुकानदार को बेच रहा है, और वो 20-25 रुपये में फिर आम जनता को मिल रहा है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन हो रहा है, जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, देश का फ़ायदा नहीं हो रहा। और अगर आप गारंटी मांग रहे, कानून मांग रहे, मेरा सवाल यही है कि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार न खरीदे, लेकिन एमएसपी गारंटी दे दे, ताकि उससे कम कीमत पर देश में कहीं खरीद बिक्री नहीं हो। तो उससे क्या समस्या हो सकती है? ये फार्मूला भी नहीं चल सकता। इसका एक्सपेरिमेंट हो गया महाराष्ट्र में। जब 2015-16 में हमारे महाराष्ट्र में फडणवीस साहब की सरकार थी, तब उन्होंने एक कानून बनाने की कोशिश की कि एमएसपी के नीचे कोई नहीं खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो उस व्यापारी को जेल में डाला जाएगा। और दाम तो बहुत कम थे, ओपन मार्केट में बिल्कुल जगह नहीं थे। व्यापारियों ने कह दिया हम नहीं खरीदेंगे, और सरकार भी नहीं खरीद रही थी। तो किसान अपनी उपज कहाँ बेचेगा, ये सवाल पैदा हो गया। लेकिन व्यापारी कैसे कह सकते हैं, व्यापारी को व्यापार करना है तो व्यापारी कैसे कह सकते हैं कि हम इस कीमत पर खरीदारी ही नहीं करेंगे? हाँ, तो उस समय एमएसपी थी 5,500 रुपया अरहर की, और बाज़ार में रेट चल रहा था 3-3,500 रुपया। उनके खरीदने वाले कौन है? ये मिलर्स है, जो दाल मिल वाले हैं वो है, और उनको सरकार 3-3,500 में दे रहे हैं। जो एमएसपी में खरीद कर रहे, सरकार उनको 3-3,500 में दे रही है, तो व्यापारी से क्यों खरीदेंगे वो? तो बात यही आ गई कि इसका मतलब कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। अगर सरकार उन्हें 3,500 रुपया कीमत न दे, तब तो उन्हें मिनिमम जो एमएसपी है वो तो मिलेगा ही। कैसे मिलेगा? कोई खरीदेगा नहीं तो एमएसपी। सरकार के पास इतना पैसा है क्या पूरी उपज खरीद करने का? नहीं है उसके पास। और जो सरप्लस उनके पास बचता है उसका क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट और हो गया था कि जो भी अरहर उनके पास थी, 1 किलो पे 70 रुपया खर्चा किया गया, और वो जो दाल बनी वो 35 रुपये में बेचने का हुक्म दिया था। वो पीडीएस में 35 रुपये में दाल बेच रहे थे। इस तरह का व्यापार करेगा तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होगा, देश बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये सवाल फिर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि सरकार नहीं खरीदती है, नहीं खरीदे, लेकिन सरकार अगर एक कोई कानून बना दे, मसलन उदाहरण के लिए कि दवा के लिए कीमत तय हो जाती है कि इससे अधिक में जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं बेची जाएंगी, और उसके ऊपर बेचने वाले को सजा होगी। अगर उसी तरह का कानून ऐसा बना दिया जाए, इस तरह कानून बना दिया जाए कि आटा, गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, चाहे जो भी फसल हो, उसकी पैदावार की जो बिक्री होगी, ये
कीमत से नीचे नहीं होगी। तो यहां पर दिक्कत कहां है? व्यापारी क्यों नहीं खरीदे करेंगे? अगर व्यापार करना है उन्हें तो खरीदना पड़ेगा। दवाइयों के लिए एमआरपी है, इससे ज़्यादा कीमत में नहीं बेचे, लेकिन उनका हमारे किसान के उपज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल जाता है, एमएसपी निकाली जाती है, उस तरीके से अगर दवाइयों की एमएसपी तय की जाए और उसके नीचे ना खरीदे, ऐसा जो कानून किया जाए तो हवाक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसपी हर प्रोडक्ट की अलग होती है, हर जगह की। महाराष्ट्र में जो गेहूं का लागत मूल्य है वो पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, बंगाल का अलग है। हर तरह का ये एमएसपी किसी के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती, ये ओपन मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। और आपको आपके बता दूं, जो जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स है वहाँ की कीमतें और बाहर की कीमतें, उनको भी एमआरपी है ना, तो एमआरपी इतनी बढ़ा के छापी जाती है उसकी कि उसको चौगुना मुनाफा इसमें। अनिल जी अभी मेरे सवाल का जवाब ये नहीं आया। मेरे सवाल का जो सवाल है मेरा वो ये है कि अगर कीमत तय हो गई और एक कानून बन गया कि इससे नीचे खरीद बिक्री नहीं होगी, सरकार खरीदती है, खरीदे नहीं खरीदे, मार्केट खरीदेगा, जो व्यापार करने वाले हैं वो खरीदेंगे, तो जिन्हें व्यापार करना है उन्हें खरीदना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ होगी? वो क्यों नहीं खरीदेंगे? आप उनको कंपल्शन करेंगे, इस रेट में खरीदेगी। समझो अभी 6,000 रुपया अरहर का एमएसपी है और ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, सरकार ने इंपोर्ट कर दिया, दाम गिर गए, 5,000 रुपये मार्केट रेट हो गया, तो 6,000 में लेके 5,000 में कौन सा व्यापारी? बस इसी पर अब यही सवाल कि जब हमारे यहाँ पैदावार इतनी हो गई, सरप्लस पैदावार हो गई, तो सरकार इंपोर्ट करेगी क्यों? कर रही है। 5 साल का एग्रीमेंट हो गया, 2016 में किया था। 5 साल का एग्रीमेंट 21 तक था और 21 से लेके और 5 साल का उसको एक्सटेंशन दे दिया। तो किसानों को बचाने के लिए सरकार को उस अपनी पॉलिसी में चेंज करना होगा। सरकार नहीं करेगी तब, क्योंकि अगर ऐसा करने से, इंपोर्ट करने से अगर हमारे देश के किसान प्रभावित होते हैं तो सरकार अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगी कि अगर अरहर की पैदावार ज्यादा हो गई तो इंपोर्ट क्यों करेगी सरकार? कर रही है ना, वही तो प्रॉब्लम है, हो चुका है। क्यों कर रहे हैं? सरकार से जाके पूछो। हाँ, तो यही सवाल कि तब क्या आप अगर ये कहते कि यस, एक कानून बनना चाहिए और ये भी उसमें प्रावधान होना चाहिए कि जिस फसल की पैदावार अधिक हो गई उस फसल के मामले में सरकार बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगी, तब भी समस्या का समाधान शायद निकल जाए। तो हर साल कानून बदलना पड़ेगा, हर साल ये करना पड़ेगा? इससे बहुत आसान है ना, आप मार्केट फ्रीडम दे दो। आपको अगर हमसे सस्ते में कहीं मिलता है तो वहाँ से मंगा लो, अगर हमें कहीं बाहर ज़्यादा रेट्स मिलते हैं तो हमें बेचने दो। आप सरकार ने आड़े आने की क्या ज़रूरत है? सरकार का काम नहीं है ट्रेडिंग करना, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। असली एमएसपी कब होनी चाहिए? जब ज़्यादा बारिश होती है और हमारी फसल ख़राब हो जाती है, उसको बहुत कम दाम मिल जाते हैं, उसको एमएसपी से सरकार ने खरीद करना चाहिए, ना कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी सरकार खरीद करती है। सरकार एमएसपी कब देती है? जब आप हमारे यहाँ अरहर का प्रोडक्शन 10 क्विंटल है, 1 एकड़ में 10 क्विंटल होता है ऑन एन एवरेज, और सरकार कहती है कि 3 क्विंटल खरीदेंगे, बाकी का आप कहीं भी बेचो। पूरा नहीं खरीदती है आज भी। तो ये 3 क्विंटल से जो बचेगा 7 क्विंटल, उसका हम क्या करेंगे? क्योंकि बाहर मार्केट रेट कम है तो व्यापारी भी नहीं खरीदा, वो हम उसको क्या हर रोज। तो ये व्यापारी इसलिए नहीं खरीदेगा कि बाहर से इंपोर्ट हो जाता है। अब एक बात और कि जैसा आपने कहा कि सरकार का काम ट्रेडिंग का नहीं है, हिंदुस्तान लोक कल्याणकारी राज्य है, देश भर में तमाम तरह के लोक कल्याण की योजनाएं सरकार चलाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि लोक कल्याण के जितने योजनाएं हैं सरकार को वापस कर लेना चाहिए, या किसानों के मामले में ही किसान कल्याण या लोक कल्याण की बात सरकार को नहीं करना चाहिए? नहीं, ये कल्याणकारी योजना कल्याणकारी नहीं होती है। गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि जितना पीडीएस में अनाज पहुंचाया जाना चाहिए उसमें से 46% अनाज बीच में ही गायब हो जाता है। तो कल्याण किसका हुआ? जो एंड कंज्यूमर है उसके तक तो पहुंचा ही नहीं है। तो बीच में जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो खा जाती है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये कमी जो है ये सरकार की कमी है? हाँ बिल्कुल, पॉलिसी मैटर है। ये पॉलिसी ऐसी बनी है कि इसमें लोगों को करप्शन करने के अवसर ज़्यादा दिए जाते हैं। पॉलिसी ऐसी होती है कम से कम करप्शन करने की जगह हो, और वो तब होती है जब डी कंट्रोल होता है, जब सरकारी नुमाइंदे को किसी को तो वहाँ क्यों जा रहा है, ये क्यों बेच रहा है, ऐसे बोलने की जो अथॉरिटी होती है वो अगर नहीं होती तो ही ये हो सकता है। और सरकार तो हर रोज़ एक कानून बना के नए नए अथॉरिटीज़ तैयार कर रही है। तो एमएसपी पर आपने समझ लिया होगा
कि धनवट साहब क्या कह रहे हैं। अब कृषि कानून को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कृषि कानून में मसला क्या है, मुद्दे क्या हैं, विरोध क्यों हो रहा है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किसान क्यों नाराज हैं, कोर्ट को समझ में नहीं आ रही थी। इसके लिए कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था और जिम्मेवारी थी अनिल धनवट साहब सहित 2 और लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि वो कानून की बारीकियों को समझेंगे, देखेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे जिससे कोर्ट समझे। रिपोर्ट मार्च में दे दी गई थी, जनवरी में गठन हुआ था कमेटी का, मार्च में रिपोर्ट दे दी गई और आज तक उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट के पढ़ा नहीं, या हो सकता है कि पढ़ा हो, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं समझी। एक बार चिट्ठी अनिल धनवट साहब ने लिख दी, कोई चर्चा नहीं, दूसरी बार आज चिट्ठी लिख रहे हैं, इस बीच में कानून वापस भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इतना मेहनत करके आप लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा तक करने की जरूरत नहीं समझी? हमें दुख है इस बात का। इतनी मेहनत करके, पूरा रिसर्च करके, पूरा डाटा खंगाल के हमने एक रिपोर्ट और बिल्कुल सच्चाई से हमने की थी, और वो भी हमारा कहना नहीं है, हम 3 लोगों का कहना नहीं था। पूरा फुटेज अवेलेबल है, हर एक मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है, हर एक मेल वहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा पैमाने लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। लोगों का कहना है, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट किए उन लोगों का कहना है कि ये कानून सही दिशा में है, और उन्होंने भी जो सजेशंस दिए हैं वो भी हमने कंसिडर किए हैं। जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके जो कंसर्न्स है, अप्राइजल्स है, उनको भी हमने उसमें कंसिडर किया है और एक अच्छी रिपोर्ट दी है। यही देश की कृषि पॉलिसी होनी चाहिए, इतने हद तक का अच्छी रिपोर्ट बनी है, उसको देखना ज़रूर है। तो ये जो कानून अब हैं से था होने जा रहे हैं, तो आपके मुताबिक आपको लगता है कि कानून में कोई कमी नहीं थी? हाँ, कमियाँ थी ना। हमने भी इनको 100% सपोर्ट नहीं किया था। बिल्कुल उसके जुडिशियल प्रोसीजर जो उन्होंने उसमें किए थे डिस्प्यूट सेटलमेंट की, उसमें खामियाँ थी। एपीएमसी के बारे में, जो सेस के बारे में जो उसमें कानून में तरतूद थी, उसमें खामियाँ थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट फिर से इन्वोक होगा, इसमें जो लिमिट दिए थे उसमें खामियाँ थी, और वो पूरी तरह से हमने एड्रेस की है और एक अच्छी तरह की रिपोर्ट बन चुके हैं। ये इसमें अगर चर्चा होगी तो देश के 80% किसान तो ज़रूर इसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब एक बात और, ये तो हो गई कमियां हमने बता दी, इस कानून की वो अच्छी बातें क्या थी जो किसानों तक नहीं पहुंच पाई? अच्छी बात तो ये थी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पूरी फसलें हैं, उसमें से पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, ऑयल, ऑनियन और पोटैटो, वो उन्होंने उस लिस्ट में से निकाल दिया। ये अच्छी बात है। उसकी बुरी बात यह है कि पेरिशेबल्स में अगर 100% बढ़ोतरी होती है दाम में रिटेल प्राइस के, और पल्सेस वगैरह के दाम में नॉन पेरिशेबल के अगर 50% बढ़ोतरी होती है तो फिर से ईसीए इन्वोक होगा। ये उन्होंने उसमें एक क्लॉज रखा था, ये खराब बात थी उसमें। और कॉरपोरेट फार्मिंग में भी अच्छी, कॉरपोरेट फार्मिंग का पूरा अच्छा है, सिर्फ उसमें जो लीगल प्रोसीजर थी वो बदलने की ज़रूरत थी। एपीएमसी में भी सेस के बारे में जो थी कि अंदर सेस रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था ट्रेडर्स के लिए, उनका उसमें कंसर्न्स थे, तो वो भी हमने ठीक कर दिए। तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनी है। तो मतलब ये कि आपने उसकी अच्छाइयाँ भी बताई थी और बुराइयाँ भी बताई थी। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कानून जा रहा है तो इससे किसानों को ब्रॉडली नुकसान हुआ है या फ़ायदा? कानून जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो कानून अब तक इस देश में चल रहे थे वही जारी रहेंगे, और इन कानूनों का नतीजा ये है कि 25 साल में करीब करीब 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। क्या यही व्यवस्था जारी रहनी चाहिए? किसान कर्जा नहीं चुकाता क्योंकि जब भी किसानों को 2 पैसे मिलने की उम्मीद होती है, सरकार उसमें रिस्ट्रिक्शंस ला देते हैं, स्टॉक लिमिट्स लगा देता है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बैन कर देता है, एक्सपोर्ट बैन कर देता है, अनवांटेड इंपोर्ट करता है, और उसकी वजह से दाम गिर जाते हैं। अगर ये व्यवस्था बदल जाती है, फ्री ट्रेड हो जाता है, तो किसान देखेगा कहाँ वो बेच सकता है, क्या पैदा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें कमोडिटी मार्केट को भी उसमें क्षति पहुंचाती है। ये कभी भी रात में उठ के बोल देते हैं कल से ये कमोडिटी इसे कमोडिटी मार्केट से, वायदे बाजार से निकाल दी जाएगी। तो जो लोगों ने उसमें पहले पैसे लगाए हैं, कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, वो क्या करेंगे? और कमोडिटी मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसान को पता चलता है कि 6 महीने के बाद मेरी उपज को क्या दाम मिलने वाला है।
अब क्या कर रहे हैं किसान, पिछले साल किस फसल को अच्छे दाम मिले वही लगा रहा है। ऐसा होने से बजाय ऐसा होना चाहिए कि कमोडिटी मार्केट में किस फसल को क्या दाम मिलने, क्या दिखा रहा है आगे, वो देख के किसानों ने कौन सी फसल लेनी चाहिए ये तय करना चाहिए। लेकिन अगर चना कमोडिटी मार्केट से निकाल दिया, कभी हल्दी कमोडिटी मार्केट से निकाल दिया, ऐसा करेगा तो ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी किसी तरह का ट्रेड नहीं कर सकता। एक्सपोर्टर लोग क्या करेंगे, उन्होंने कमिटमेंट किया होता है कि हम आपको इतना टन प्याज देंगे, इतना टन शक्कर देंगे, और एक दिन आप बोल देते हैं कि कल से एक्सपोर्ट बंद। प्याज के बारे में ऐसा हुआ है। हाँ, तो मतलब ये कि किसानों की हालत सुधारने के लिए कानून की ज़रूरत है। कानून बना था और उस कानून में कुछ खामियां थीं, इस बात को आप भी मान रहे हैं। उन खामियों को सुधारा जा सकता था। खैर, अब कानून रिपील हो गए तो आप घड़ी एक बार फिर वापस चली गई है। तो जो नुकसान के कानून किसान कह रहे थे कि नुकसान के कानून है, वो कानून तो खत्म हो गए, तो फिर मतलब आप वहीं चले गए। तो अब फायदे का कानून चाहिए। तो फायदे का कानून, आपको लगता है कि इस कानून के जाने के बाद सरकार फायदे का कानून लेकर आएगी, या उसको फायदे का कानून लाने के लिए फिर आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, कानून तो लाना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था को लेके हम और ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, ज़्यादा साल नहीं चल सकते। और अगर सरकार को भीड़ की ही भाषा समझती है तो भीड़ हम भी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर कानूनों के रिफॉर्म्स के विरोध में अगर लोग भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं तो रिफॉर्म्स के समर्थन में भी भीड़ इकट्ठा हम कर सकते हैं। हम बस इसलिए चुप थे कि किसान के खिलाफ किसान खड़ा हुआ ये चित्र हम नहीं पैदा करना चाहते थे। लेकिन अब रिपील होने के बाद भी नए नई मांगे लेके अगर ये लोग यहाँ सड़कों पर बैठ रहे हैं तो कानून के समर्थन में भी कितने लोग हैं देश में, ये दिखाने की कोशिश हम करेंगे। 2-3 महीना प्रचार करके हम कम से कम 1 लाख किसान तो दिल्ली की भूमि पर लाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आप तैयार रहिए कि ये आंदोलन अगर ख़त्म हो गया तो दिल्ली की सड़कें एक बार फिर बंद होगी? नहीं, सड़कें नहीं बंद होगी। दिल्ली की सड़कें बंद करना, दिल्ली की जनता को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम रामलीला मैदान में जाएंगे, हम जंतर मंतर में जाएंगे, जहाँ ये किसान भी दिल्ली जाना चाहते थे, ये किसान भी रामलीला मैदान जाना चाहते थे, ये किसान भी संसद जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। आपको क्यों लगता है कि आपको सरकार दिल्ली आने देगी, संसद भवन के पास आने देगी, रामलीला मैदान आने देगी, जंतर मंतर आने देगी? नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जहाँ रोकेंगे वहाँ दे देंगे। हमारा जो कहना है, जो भी हमारा सरकार से हमारे सामने आ जाएगा उसको हम देंगे। सरकार तो जाए, हम तो आप लोगों से बात करेंगे। हम आपके ज़रिए हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि देश के किसानों को क्या कहना है, उनकी मांगे क्या है। कोई अगर वहाँ से आ जाते हैं, पीएम आ जाए तो अच्छा है, और नहीं तो कृषि मंत्री आ जाए तो अच्छा है। वो जहाँ भी हमें रोकेंगे वो हम रोक के बड़े खुशी से उनको निवेदन, हमें किसी को परेशान करने की आप परेशान नहीं करेंगे। अब एक बात और बताइए, आपके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो आपको लेकर ढेर सारे सवाल खड़े किए गए। किसान नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि ये तो सरकार के आदमी हैं, और अब जब सरकार के कानून की आप पैरवी कर रहे हैं तो फिर इस आरोप में उन्हें बल मिलेगा। और दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन का एक ट्वीट आया था सुबह सुबह, उसमें कहा गया था कि अनिल घनवट किसानों के जयचंद साबित हो रहे हैं। लोग क्या कहते हैं उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। लोगों ने तो प्रभु रामचंद्र को भी गालियाँ दी थी, तो वो बात अलग है। लेकिन हमें जो कहना है वो तो रखने का हमें हक है। लोग मुझे जयचंद कहे और कोई रावण भी कहे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देश के हित में क्या है वो हमें ज़रूर कहना चाहिए। और आत्महत्या की तरफ धकेलने वाली जो व्यवस्था है वो बदलने की ज़रूरत है। और हम जाएंगे किसानों के पास, बिल्कुल पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे। सभी हरियाणा के किसान नहीं चाहते कि ये हो। कई ऐसे किसान हैं जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसको ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, ऐसा सपोर्ट तैयार करना चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए, वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स के लिए उनको प्रावधान देना चाहिए। हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ किसानों को हमने डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो सरकार ने नहीं की है। अब करेंगे, अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो जाता है भाई पंजाब से तो यही सवाल मेरा है कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के सीमावर्ती राज्यों के किसान बॉर्डर पे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या आप
गाजीपुर, सिंघू या टीकरी जहाँ पर किसान बैठे हैं, उन किसानों के पास जाएंगे, उनसे मिलने, उनसे कहने जाएंगे क्या? अब तो माहौल वैसा नहीं है, मैं तो जयचंद बन गया हूँ, अब तो वो नहीं है। लेकिन हमारे काफ़ी दोस्त हैं, इन लोगों के साथ हमने काम किया है। बहुत सारे जो किसान नेता हुआ है, शरद जोशी के साथ, शरद जोशी के नेतृत्व में हमने काम किया है। जब 90s में कभी गेहूं का एक्सपोर्ट बैन किया था, पड़ोस में पाकिस्तान में 1100 रुपये के दाम थे, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा के उन्होंने वो बैन कर दिया। तो हम महाराष्ट्र से हज़ारों किसान आए थे इनकी मदद के लिए, और चंडीगढ़ के सड़कों पे हम ये घोषणा लगाते फिर घूम रहे थे, 615 गिन के लेंगे फिर हमारी कनक देंगे। और एक दूसरी बात है, दूसरी एक घोषणा थी, फसल हमारी, भाव सरकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब एमएसपी मांग रहे जो सरकारी भाव है, तो बिल्कुल इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं, उनको क्या चाहिए यह पता नहीं है। और ये किसान आंदोलन के नेताओं ने इनके सर में बिल्कुल झूठ मूठ का ये भर दिया। इसमें से एमएसपी बंद होने वाली नहीं थी, एपीएमसी कहीं जाने वाली नहीं थी, और कोई किसी की ज़मीन नहीं ले सकता। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों से चल रहा है। इतना ही नहीं, कॉरपोरेट फार्मिंग भी पंजाब में चल रहा है। वो कॉरपोरेट फार्म सबसे बड़ा बेबीकॉर्न का एक्सपोर्टर है जो पंजाब में ऑपरेट कर रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया गया, भ्रमित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बरगलाया गया, और जो नेता है उन्हें मालूम है उसमें क्या लिखा है। जो नए कानून बने थे उसमें से साफ तौर पर एक क्लॉज है, किसी भी हालत में अगर किसान के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बकाया रहता है तो उसकी ज़मीन नहीं ली जाएगी। एक क्लॉज है उसमें, जो कुछ भी हो इस तरह का एक्शन किसान पे नहीं लिया जाएगा। अगर किसान का पैसा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के तरफ होता है तो उसका 1.5 गुना उसको किसान को देना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर को पेनलाइज कर रहा था। तो मतलब ये कि किसान नेता अपने फायदे के लिए किसानों को बरगला रहे हैं, और क्या मतलब निकल सकता है। और ये सरकार ने इस कानून को वापस लिया, उसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह शायद राजनीति है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, और बहुत सारे किसान उत्तर प्रदेश और पंजाब के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए। अब ये माहौल ऐसा ही रहा तो शायद उनके वोटिंग में कुछ कमी आ सकती है, नुकसान हो सकता है। तो उसको हल करने के लिए उन्होंने ये सोचा होगा कि हम रिपील अगर घोषित कर देंगे तो ये आंदोलन सबसाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम फिर लोगों में जाके। तो ऐसा होगा क्या? पता नहीं, मैं तो कोई राजनीतिक आदमी तो आपने सुना एक कानून आया था, उस कानून में कुछ कमियां थी, कानून जा रहा है, लेकिन कानून किसानों की स्थिति, हालात सुधारने के लिए आया था। इस कानून के जाने से किसानों की स्थिति पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इसे नुकसान का कानून बताया गया। तो फ़ायदा कैसे होगा? किसानों का फ़ायदा हो, किसानों की स्थिति सुधरे, इसके लिए नए कानून की ज़रूरत होगी। ये सरकार लाए या कोई और सरकार लाए, आंदोलन से आए या आपसी बातचीत से आए, किसानों की हालत सुधारनी है तो नए कानून की ज़रूरत होगी। बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।